हेलो, आ गए सब लोग? कोई बचा तो नहीं है? हाँ, चलो चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। खरपतवार विज्ञान पढ़ रहे थे, कौन से नियंत्रण तक पहुंचे? कृषित नियंत्रण। मल्चिंग लिखा तुमने? कवर फसलें लिखा या कवर फसलें? नहीं लिखा है ना? इनको कहते हैं आच्छादित फसलें। ऐसी फसलें जो मृदा की सतह को ढक लेती है और अपनी जड़ों से जकड़ लेती है, साथ ही साथ पूरा इलाका घेर लेती है, जिससे दूसरे पौधों के उगने के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा होती है। तो ऐसे में खरपतवारों की जनसंख्या भी कम हो जाती है ना। जैसे एक शिकारी फसल है, वो कवर फसल का एक्सट्रीम लेवल है, वो सबसे ज्यादा भारी भरकम चीज है जो खरपतवारों को जगह ही नहीं देती है ना। तो कवर फसल में कौन आता है? मूंग, उड़द, लोबिया, सोयाबीन। ये खास करके तो मिट्टी का कटाव रोकने के लिए लगाई जाती है, पर कवर फसलें लगाने से खरपतवारों की जनसंख्या में भी कमी देखी जा सकती। लिखो कवर फसलें। कितने पॉइंट हो गए तुम्हारे कृषि नियंत्रण में? 7-8 हो गए, ठीक। लिखो कवर फसलें या आच्छादित फसलें। ऐसी फसलें जो ऐसी फसलें जो तेजी से फैलकर ऐसी फसलें जो तेजी से फैलकर मृदा की सतह को ढक लेती है। ये मृदा क्षरण को रोकती है और खरपतवारों की जनसंख्या को भी कम करती है। ऐसी फसलें जो तेजी से फैलकर मृदा की सतह को ढक लेती है। है ना, ये मृदा क्षरण को रोकती है। ये तो आधा अधूरा लिखा भाई, इसमें लिखना पड़ेगा ना बाकी का भी। तो दो जगह से पढ़े। ये मृदा क्षरण को रोकती है एवं खरपतवारों की जनसंख्या को भी कम करती है। उदाहरण: उड़द, मूंग, लोबिया, सोयाबीन। लोबिया किसको कहते हैं? उड़द, मूंग, लोबिया, सोयाबीन। फिर अगला नंबर आता है निस्तेज क्यारी। इसको कुछ लोग शस्य बीज सैया भी कहते हैं। स्टेल सीड बेड, है ना। ये मुख्य रूप से रबी की फसलों में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो खाली खेत पड़ा रहता है उसमें 1 से 2 बार सिंचाई करते हैं, जिससे खरपतवार उग जाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। या तो भू परिष्करण के द्वारा नष्ट कर देंगे, हैरो चला देंगे,
वो चला दें कल्टीवेटर, या तो फिर पेराक्वेट डाइक्वेट ग्लाइफोसेट का छिड़काव कर देते है ना। क्या लिखोगे इसमें? रबी की फसलों की बुआई से पहले रबी की फसलों की बुआई से पहले 1 से 2 बार खरपतवार नियंत्रण करना। लिखा? किससे करते हैं? यांत्रिक, है ना। हेरो या हो चला देते। हो वैसे फसल की कतारों के बीच में चलने वाला यंत्र है, तो टेक्निकली ये यहां पर नहीं लिखना चाहिए, लिख रखा है वो बात अलग है ना। हेरो और कल्टीवेटर, कल्टीवेटर के भी कई सारे प्रकार है ना, मैकॉर्मिक, कानपुर, वावा, और वो अपन नहीं पढ़ रहे हैं, उधर पढ़ेंगे भू परिष्करण। और रासायनिक नियंत्रण में क्या करेंगे? एक शब्द आता है टोटल किलर हर्बिसाइड, कभी सुना तुमने? ऐसे शाकनाशी जो सबको मार देते हैं। पेराक्वेट, डाइक्वेट और ग्लाइफोसेट अचयनात्मक है, सबको मारते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? टोटल किलर। तो ये निस्तेज क्यारी में रासायनिक है ना, ये ध्यान रखना है। अभी अगला टॉपिक भी वही आने वाला है। अब कई जगह लिख रखा है मिश्रित फसल एवं अंतराशोषण के द्वारा, है ना, पर उसको डिफाइन नहीं किया गया है, जैसे 12वीं किताब में लिखा है तुम्हारे, तो उसको अपने को ज्यादा लोड नहीं लेना है, लिख सकते हो भले चाहो तो। क्या लिखोगे? मिश्रित फसल एवं अंतराशोषण द्वारा। अगला पॉइंट लिख लो, मिश्रित फसल या अंतराशोषण के द्वारा। कितने नियंत्रण हो गए बेटा अभी? 2। कौन कौन से 2 हो गए? एक तो यांत्रिक भौतिक, दोनों मिला के 1, और दूसरा कृषित नियंत्रण। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक नियंत्रण। क्या पढ़ेंगे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अपने को ध्यान देना है। अच्छा, रासायनिक नियंत्रण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? केमिकल, ऐसी विधि जिसका रिजल्ट तुरंत दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? हाथों हाथ, है ना। जैसे यांत्रिक का रिजल्ट भी तुरंत दिखाई देता है, पर यांत्रिक में श्रम ज्यादा लगता है और केमिकल कंट्रोल में मेहनत थोड़ी कम लगती। अब यांत्रिक नियंत्रण तो खत्म हो गया, अब आ जाएंगे अपन केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल का मतलब क्या है? कि रसायनों का छिड़काव करके खरपतवारों को नष्ट करना। इसकी शुरुआत हुई 2,4-D की खोज के साथ, है ना। तो प्रथम खोजा गया शाकनाशी किसको माना जाता है बेटा? किसने खोजा था? जिनरमैन और हिचकॉक ने। अच्छा, इन्होंने 2,4-D को हार्मोन के रूप में खोजा। इन्होंने देखा कि ऑक्सीजन जो है उसके पहले 3 प्रकार थे, पर इन्होंने चौथा प्रकार ढूंढा, है ना। IAA, IBA, NAA, और चौथा क्या हो गया? 2,4-D। तो अगर 2,4-D का प्रयोग 20 ppm से कम सांद्रता पर किया जाए
तो वो एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। ये प्रश्न भी आता है कि हार्मोन के रूप में प्रयोग में आने वाला शाकनाशी कौन सा है? 2,4-D। पर मार्श और मिचेली ने देखा कि अगर 2,4-D की सांद्रता 20 ppm से ज्यादा हो जाए तो यह शाकनाशी की तरह कार्य करता है। 2,4-D कैसे खरपतवारों का नियंत्रण करता है? चौड़ी पत्ती वाले या द्विबीजपत्री खरपतवारों का नियंत्रण करता है। तो फिर इसको सोयाबीन में प्रयोग करना चाहिए। अरे चौड़ी पत्ती वाली फसल कौन सी है? चना? चना नहीं है, चौड़ी पत्ती वाली नहीं है चना। तुम बहुत खतरनाक हो रखे हो यार। अरे चना चौड़ी पत्ती वाला नहीं है। अरे हे गधो। अरे जो भी लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं वो सब किस में आते हैं? चौड़ी पत्ती वालों, है ना? भले छोटी हो पर फिर भी काय में आते हैं? चौड़ी पत्ती वालों। अब तुम्हारा तो मामला ही पता नहीं क्या सेट हो रखा है। अपनी पेन ड्राइव कहाँ गई? चलो देखो, अपन पढ़ते हैं एक तो जाति, एक वंश, एक कुल, उसके ऊपर आता है मोनोकोट और डाइकोट, है ना? तो पूरे के पूरे जो फैमिलीज है या तो मोनोकोट होगी या तो डाइकोट होगी। तो ग्रेमिनी फैमिली में आने वाले सभी सदस्य सकरी पत्ती वाले, भले ज्वार हो, है ना? तो चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती कैसे मानते हैं? मान लो कोई पत्ती है, उसकी लंबाई में चौड़ाई का भाग लगाते हैं, चाहे वो पत्ती इतनी सी है तो भी इसको क्या माना जाएगा? चौड़ी पत्ती, है ना? तो इनके गुणों के कारण चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती कहते हैं, आपस में तुलना नहीं करना है ना? सकरी पत्तियों में एक प्रमुख मध्य शिरा होती है, बाकी की शिराएं उसके पैरेलल चलती है। कैसे चलती है? समांतर चलती है। चौड़ी पत्ती वालों में मध्य शिरा से ऐसे 45 डिग्री के एंगल से रीढ़ की हड्डी के समान संरचनाएं बनती है। तो अगर ऐसी पत्ती दिखाई दे तो वो कौन सी है? चौड़ी पत्ती। और ऐसी पत्ती दिखाई दे तो वो कौन सी है? सकरी पत्ती। तो 2,4-D की खोज किसने की बेटा? अब अपने को एक बात याद रखना है कि 2,4-D का नाम तो अमर हो गया, पर इस 2,4-D के साथ एक और रसायन खोजा गया था जिसका नाम था मिथाइल क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, MCPA, है ना? दोनों शाकनाशी एक ही साल में खोजे गए, है ना? चलो, अब कई बार लोग है ना इसको यहाँ 1940 लिख देते हैं, फिर उनका मूड चेंज हो जाता है, 1942 लिख देते हैं। तो अलग अलग बुक्स में सब मामला अलग अलग लिखा हुआ है। तुम्हारी बुक में क्या लिखा हुआ है? 40 लिखा है, और यहाँ 44 लिखा है, यहाँ 42 लिख दिया गया, 44 45, है ना? तो ये फिर वो जिनर मैन हिचकॉक का अपने को रिसर्च पेपर निकालना पड़ेगा इसको। सब बुक्स अलग अलग, और साल कभी पूछा भी नहीं जाता, इसलिए मैं लिखवाता ही नहीं हूं कभी। चले आगे। अब एक शब्द है जिसको हम कहते हैं हर्बिसाइड। कभी सुना तुमने? प्रश्न आता है हर्बिसाइड शब्द किस भाषा से आया है? ये लैटिन भाषा का शब्द है ना? हर्ब यानी पौधे, और साइड मतलब मारने वाला, है ना? हर्ब्स मतलब पौधे और साइडो मतलब मारना। ऐसे कई सारे रसायन आते हैं। जैसे अपन बात करें हर्बिसाइड, हर्बिसाइड किसको मारते हैं बेटा? इनको कहा जाता है शाकनाशी। क्या कहा जाता है? और एक शब्द आता है वीडीसाइड, इसको कहते हैं खरपतवार नाशी। इन दोनों में कोई अंतर है क्या? सच में? देखो ये मत लिखो अभी, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में ही समझा देता हूं। तो अंग्रेजी में एक शब्द आता है पेस्ट, हिंदी में इसको कहते हैं पीड़क। क्या कहते हैं? ऐसे जीव, जीव में पौधे भी आ जाएंगे ना, धारी भी कर देता हूं, ऐसे जीवधारी जो
हानिकारक है, उनके लिए क्या शब्द दिया गया है? पेस्ट। जैसे अपने घर में कॉकरोच घुस जाता है, वो भी पेस्ट की श्रेणी में ही आता है ना? खेत में जंगली सुअर घुस गया, वो भी पेस्ट है। अपना पड़ोसी रोज दो दो भुट्टे तोड़ के ले जा रहा है, वो भी पेस्ट। चोर घुसते हैं खेत में, वो भी पेस्ट है, बहुत नुकसान करते हैं। तो इनकी श्रेणी में कौन आ सकता है? पेस्ट की श्रेणी में, है ना? कोई भी पशु आ सकता है। अब जो आदमी अपना चोरी कर रहा है उसको इंसान कह सकते हैं क्या अपन? पशु, पक्षी, कीट, रोग, है ना? रोग में सभी सूक्ष्म जीव ऐड हो जाएंगे, चाहे वो फफूंद हो, जीवाणु हो, विषाणु हो, है ना? चाहे माइकोप्लाज्मा हो, फाइटोप्लाज्मा हो, निमेटोड्स हो, वो सब उधर। तो जितने भी हानिकारक है वो सब क्या कहलाते हैं? पेस्ट कहलाते हैं। जैसे तोते हैं, तोते सूरजमुखी में समस्या करते, तो वो भी अपने लिए क्या है? पेस्ट है। जैसे चूहे हैं, चूहे भी क्या है अपने लिए? पेस्ट है। जैसे कॉकरोचेस है, वो भी क्या है हमारे लिए? पेस्ट। जो भी नुकसान कर रहा है वो सब क्या है? पेस्ट। तो ये जो हानिकारक जीव है, इनको मारने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन कहलाते हैं पेस्टिसाइड। क्या कहलाते हैं? और ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये सब पेस्टिसाइड के प्रकार है। पहला प्रकार क्या है? हर्बिसाइड, जिसको हम क्या कहते हैं? शाक। दूसरा प्रकार क्या है? जिसको हम क्या कहते हैं? खरपतवारनाशी। फिर अगर जो कीटों को मारे तो उसको क्या कहेंगे अपन? इंसेक्टिसाइड। हिंदी में कीटनाशी तो नहीं लिखूं? बोले सर इस साइड लिख दो। चलो इस साइड लिख देता हूं, कीटनाशी। अच्छा, कीट किसको कहते हैं? 6 पैर वाले जीव क्या कहलाते हैं? कीट। कितने पैर वाले? तो क्या मकड़ी कीट है? बताओ। देखो, कीट होने के लिए 1 2 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 जोड़ी एंटीना, 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी पैर। पर कुछ कुछ अपवाद भी, जैसे मादा लाख कीट में पंख नहीं पाए जाते हैं, फिर भी क्या है? कीट है ना? तो इसको अपने ध्यान में रखना है। चलो, रोडेंटिसाइड किसको मारेंगे? कृंतकनाशी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं बेटा? कृंतकनाशी। देखो, रोडेंट्स में आते हैं चूहे, छछूंदर और गिलहरी। वे जीवधारी जिनके दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, तो उनको कुछ न कुछ कुतरना जरूरी है, उससे दांत घिसते हैं। अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए मुलायम जगह में जहां काटने के लिए कुछ नहीं हो, तो उनके ऊपर के दांत नीचे वाले जबड़े फाड़ के बाहर आ जाते हैं, है ना? उनकी मजबूरी है, इसलिए तो अपने वायर वायर सब काट गए वो। चलो, तो हर्बिसाइड, विडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड, एक्रीसाइड। एक्रीसाइड किसको कहेंगे बेटा? मकड़ी नाशी, है ना? एक मकड़ी नाशी आता है, तुमको कुलदीप सर नहीं पढ़ाएंगे इसलिए मैं ही पढ़ा रहा हूं ये सब, जिसका नाम है डाइकोफॉल। इसका व्यावसायिक नाम है केल्थेन। कोई आपसे पूछे ना कि निम्न में से मकड़ियों को नष्ट करने का या माइट्स को मारने वाला रसायन कौन सा है? डाइकोफॉल, जो आता है 18.5% सोल्यूबल लिक्विड के रूप में, है ना? फिर फफूंदनाशी को क्या कहेंगे बेटा हम लोग? फंजीसाइड। अच्छा, कवक और फफूंद एक ही चीज होती है क्या? है? सच बताओ, कवक और फफूंद एक ही चीज होती है? सच बताओ। एक ही होती है? बोले आप इतना कंफ्यूज कर देते हो हमको। डाउट ऐसे ही क्लियर होता है। अगर मैं ऐसे ही बता दूं कवक फफूंद, आधे बच्चे भूल जाएंगे। जब तक उस पर फोकस नहीं आएगा दिमाग का, तब तक यार, इसलिए मैं उस पर रुक जाता हूँ कि एक ही होती है उन्हें। तो आदमी इधर उधर जहां भी भटक रहा होता है वो वापिस आ जाता है।
एंटीबायोटिक्स किसको कहते हैं बेटा? हाँ, जीवाणुनाशी दवाई, है ना। और क्या बच गया? निमेटिसाइड, इसको क्या कहेंगे हम? सूत्रकृमिनाशी। और सुसाइड, स्वयंनाशी, है ना। लिखो, वो भी एक शब्द है। सुई का मतलब स्वतः, सुई जेनेरिस पढ़ा हो बायोलॉजी में तुमने, ओमनी सेल्यूला, ई सेल्यूला, रुडोल्फ वर्चो। हर कोशिका का निर्माण पुरानी किसी कोशिका से होता है, मतलब आदमी की हर कोशिका उतनी ही पुरानी, उसका यूं कहना था। मिचेली, मिचेली खरपतवार नाशी गुण जो थे ना 2,4-D के, वो ढूंढे। किसने ढूंढे? है ना। उसको अपन शाकनाशी लिख लो, खरपतवार नाशी, है ना। मैं समझाता हूं शाकनाशी खरपतवार नाशी में क्या अंतर है। गुरुजी पहले आप लिख दो, फिर हमें बोलो लिखने के लिए, ज्यादा समझ में आएगा। सबका अलग अलग सिस्टम है दोस्त। एक कह रहा जीएल सर को बोल के भवानी सर से कह दो हमारी क्लास लगा दे, उनसे पढ़ाया हुआ ज्यादा समझ में आता है। वो कोटा पढ़ा रहे बेटा, उनसे पढ़ने के लिए अभी कोटा जाना पड़ेगा। फिर वो 90 दिन का कोर्स खत्म करके यहाँ आएंगे, तब पढ़ सकते हैं। हैं? कोटा जा सकते हैं क्या यूं? हाँ जा सकते हो, जहां मन पड़े वहां जा सकते हो। वहां एडमिशन लेना पड़ेगा। सब बढ़िया पढ़ाते हैं दुनिया में, कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता है। किसी को मिठाई अच्छी लगती, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को मनोरंजन के साथ पढ़ना है, किसी को बिना मनोरंजन के पढ़ना है। तो मैं मनोरंजन कम देता हूं। मेरा क्या, एक चैप्टर 15-20 पेज तक चलता है, तो बच्चों को लगता है कि अरे बाप रे इतना कब पढ़ेंगे। तो आधे सिलेक्शन तो यही पता चल जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें जितना पढ़ो उतना कम है। हाँ, बच्चे खुश करने के लिए शॉर्टकट में पढ़ा सकते हैं अपन। अभी कहा ना 90 दिन में कोर्स खत्म कर देंगे। जैसे ग्राहक आएंगे वैसे इधर देना पड़ेगा उसको मामला। जैसे 12वीं के बाद क्रैश कोर्स आता है, अपन जानते हैं क्रैश कोर्स की क्या हालत रहती है ना। केवल सुपर इंटेलिजेंट बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं उसमें, पर आते तो बहुत सारे हैं, वो 2-2,500। अगर सबसे कह दो कि बेटा सबका नहीं हो पाएगा, उसके लिए लॉन्ग ईयर करना पड़ेगा, तो आधे क्रैश कोर्स में भी नहीं आए। इसलिए उनको ये कहना पड़ता है कि मेहनत करो, जो मेहनत करेगा उसका होएगा। अभी अपन जनरेशन गैप में चल रहे हैं ना। अपने जो बाप दादा थे वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर अपन पढ़े लिखे तो अपनी समझ थोड़ी सी ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं है। अच्छा बताओ मुझे, तुमको सुपरवाइजर बनने की सलाह किसने दी? हाँ, अगर तुम्हारे घर में कोई आईएएस आईपीएस लगता, कोई बड़ा वकील होता हाई कोर्ट का, तो तुम उधर उस दिशा में अग्रसर हो जाते हैं। तो पहले एक आदमी को आगे निकलना पड़ता है, फिर वो पीछे पीछे बहुत सारों को ले जाता है। चलो चले आगे।
वो कह रहा शायरी सुना दो। देखो ये इसलिए तो अच्छा नहीं लगता हूं मैं। मैं पढ़ाने लग जाता हूँ आके, मनोरंजन नहीं देता हूँ 5-10 मिनट। सर मार्स मिचेली क्या है? ये दो भाई थे बेटा, सगे भाई थे, जुड़वा। इन्होंने 2,4-D के शाकनाशी गुणों की खोज की, है ना। इन्होंने देखा कि 2,4-D ज्यादा मात्रा में डालने से पौधे नष्ट हो जाते हैं। कौन से पौधे मर जाते हैं? चौड़ी पत्ती वाले या द्विबीजपत्री। देखो ऑक्सीजन का काम क्या है? वृद्धि बढ़ाना। तो जब 20 ppm से कम 2,4-D डालते हैं तो ये कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देता है। दर मतलब कम समय में कोशिका विभाजन करवा देता है। पर इसको बहुत ज्यादा मात्रा में डालते हैं तो फिर मामला और खतरनाक हो जाता है, और स्पीड बढ़ाता है। तो इससे कोशिका विभाजन तो होता है पर कोशिका द्रव नहीं बढ़ पाता है, जिससे आधी अधूरी कोशिकाएं विभाजित होने लगती है और पौधा मर जाता है। कोशिका भित्ति नहीं बनती और विभाजन हो जाता है। नहीं आया ना समझ? जैसे मान लो एक कोशिका विभाजन 2 घंटे में हो रहा है, अपन ने 20 ppm 2,4-D डाला तो एक एक घंटे में होना लगा, तो वृद्धि की दर डबल हो गई। सॉल्यूबल लिक्विड ईसी का दूसरा रूप है ना। अभी पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में मैं। चले आगे, लिख लिया। नेमेटिसाइड। लिख लिया बेटा। देखो मैं तुमको एक बात बताता हूं। ये मेरे पास एक मोबाइल है ना, और इसमें एक इंस्टाग्राम चलता है। क्या चलता है बेटा? अब हर आदमी रोज इंस्टाग्राम चलाता है। जो जो कम तैयारी करे वो तो रोज चलाते हैं। सही है कि गलत है? अब इस इंस्टाग्राम में बहुत सारी चीजें रोज आती है। जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूं ऐसे करके, तो इसमें नई नई वैरायटी की जानकारी रोज आती है कि आज मसूर की ये नई किस्म विकसित की IARI ने। किसने विकसित की? ICR खुद भी है इंस्टाग्राम पे। अब मैं ये पढ़ के तुमको रोज दो दो किस्में नई लिखाऊंगा, जिसमें से एक भी नहीं आएगी सुपरवाइजर में। पर तुमको ऐसा लगेगा कि यार ये सर अच्छे हैं, नई नई बातें बताते हैं। तो नई नई चीजें जो है ना, ये सिर्फ खुश रखने के लिए बताई जाती है, एग्जाम की तैयारी के लिए। एग्जाम की तैयारी के लिए थोक में चीजें पढ़ना पड़ती, एक प्रकार से काम नहीं। तो मैं चलते फिरते बता दूं बेटा, जो मकड़ी मारने की दवाई होती है ना, उसको एक्रिसाइड कहते हैं। चलो लिखो नोट डाल के। अब तुमको लगे हाँ यार नई चीज बता, मैंने एक साथ 8 लिखवा दी, तुम्हारा सारा मजा। तो मैं मजा किरकिरा करने वाला आदमी हूँ। एक चीज नहीं बताता हूं मैं, सारी बता देता हूँ बेटा, इतना सिस्टम है, इसमें से कुछ भी आ सकता। ठीक है, चलो। हम मेरे को पता है ना किनको तो तैयारी करवाना और किनको मनोरंजन देना। 20 दिन में एग्रोनॉमी खत्म हो सकता है क्या? होता है क्रैश कोर्स। और जितना उस किताब में लिखा है ना वो पूरा होता। कोई बच्चा नहीं कह सकता कि एक भी लाइन छोड़ी इन्होंने, कि कोई भी पॉइंट छोड़ दिया। सब पढ़ा देते हैं। हंसी मजाक करते रहो, पढ़ाते रहो, चलने दो। ये थोड़ी लिखा है तुम्हारी किताब में, लिखा है क्या? देखो ध्यान से, नहीं लिखा है। अब अपने को एक चीज देखना है कि जितने भी रसायन पौधों को मार सकते हैं वो सब हर्बिसाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? जैसे मान लो कोई पौधा खड़ा हुआ है, मैंने उस पर पेट्रोल डाल दिया आधा लीटर, आग नहीं लगाई, फिर भी वो पौधा मर जाएगा। तो पेट्रोलियम पदार्थ क्या है? हर्बिसाइड। मेरे डेयरी में एसिड पड़ा था, मैंने वो डाल दिया, तो भी पौधा, वो भी क्या है? हर्बिसाइड है ना। कई बार किसी पेड़ को गिराना रहता है तो उसके आसपास छाछ डाल देते हैं 150 लीटर, खत्म हो जाता है पौधा, है ना। तो छाछ भी क्या हो गया? हर्बिसाइड हो गया। ऐसे दुनिया में बहुत सारे पदार्थ है जो किसकी तरह कार्य करते हैं? हर्बिसाइड की तरह। पर जब मैं दुकान पे लेने जाता हूं तो कुछ निश्चित गिनती के ही रसायन उपलब्ध है जिनको भारत सरकार ने मान्यता दे रखी है। कईयों को बंद भी कर रखा है कि इसका प्रयोग नहीं करना है। वो सब क्या कहलाते हैं?
वीडीसाइड। तो हर्बिसाइड एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें से कुछ ही पदार्थ अपने को दुकान पे मिलते हैं जिनमें निश्चित तय मात्रा रहती है, जिनके उपयोग का निश्चित तरीका रहता है, जिनकी हम पढ़ाई करते हैं। वो क्या है? तो सभी वीडीसाइड निश्चित रूप से हर्बिसाइड है, पर सभी हर्बिसाइड का प्रयोग वर्तमान में वीडीसाइड के रूप में नहीं किया। अपन ने कभी पेट्रोल का छिड़काव किया खेत में? नहीं किया, बात खत्म। समझ में आया क्या अंतर है दोनों में? अभी भी नहीं आया। अरे अपना पड़ोसी 100 रुपए दे जा खरपतवार नष्ट कर देना, वो भी क्या है? हर्बिसाइड है। पर वो दुकान पे नहीं मिलता है, इसलिए वीडीसाइड नहीं समझे। तो ऐसे सभी रसायन दुनिया में बहुत सारे हैं जो खोजे गए, जो नहीं भी खोजे गए, वो सब क्या है? हर्बिसाइड। पर जिनका वर्तमान में प्रयोग हो रहा है, जिनकी हम पढ़ाई करते हैं, वो सब क्या है? वीडीसाइड है। अब हम पढ़ेंगे शाकनाशियों का वर्गीकरण। और ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। कभी खरपतवार नाशी लिख देता है, कभी शाकनाशी लिख देता है। पहला वर्गीकरण है चयनात्मकता के आधार पर या वर्णात्मकता के आधार पर। बेस्ड ऑन सिलेक्टिविटी। इसमें पहला शाकनाशी होता है अचयनात्मक। कैसा होता है बेटा? या अवर्णात्मक शाकनाशी। पहला प्रकार क्या हो गया? अचयनात्मक या अवर्णात्मक, है ना। इसको हम क्या कहेंगे अंग्रेजी में? नॉन सिलेक्टिव। दूसरा कौन सा होगा? हाँ, वर्णात्मक शाकनाशी, जिसको हम क्या कहेंगे अंग्रेजी में? सिलेक्टिव। कितने प्रकार हो गए? दो। अब इसको समझ लो पहले, फिर लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अचयनात्मक या अवर्णात्मक, जिसमें न तो चयन करने की क्षमता है और न ही वर्ण करने की क्षमता है। मतलब इनको पता नहीं है कि कौन फसल का पौधा है, कौन खरपतवार का पौधा है। ये तो जिस पे जाएंगे उसको ही मार देंगे, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, है ना। तो ऐसे शाकनाशी जो सभी प्रकार की वनस्पतियों को नष्ट कर देते हैं, इनको क्या कहा जाता है? अचयनात्मक। इनमें चयन करने की क्षमता नहीं होती है। और इसमें तीन ही नाम आते हैं बस, पेराक्वेट, डाइक्वेट और ग्लाइफोसेट। कौन कौन आता है बेटा? पेराक्वेट, डाइक्वेट और ग्लाइफोसेट। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जितने भी अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सब क्या है? चयनात्मक है। जैसे गेहूं में आइसोप्रोटीरॉन, सल्फोसल्फिरॉन, मेड सल्फिरॉन, 2,4-D, है ना। ये सब कैसे हैं? चयनात्मक शाकनाशी है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या आया? कि जो फसलों के खेतों में खड़ी फसल में प्रयोग किए जाते हैं वो सब किस प्रकार के होना चाहिए? चयनात्मक शाकनाशी होना चाहिए, है ना। जो खाली खेत में बुआई से बहुत समय पहले या सड़कों के किनारे, प्लॉट्स में, जंगल में उगने वाले पौधों को नष्ट करते, वो सब कैसे हैं? इनका फायदा क्या है बताओ? देखो मैं बताता हूं। मान लो मेरे खेत में बथुआ उग रहा है तो मुझे 2,4-D डालना पड़ेगा, और गेहूं सा उग रहा है तो आइसोप्रोटीरॉन डालना, मतलब 2 बार 2 अलग अलग चीजें खरीद के लाना है और 2 बार डालना है। पर अगर मेरे खाली खेत में 25 तरह के खरपतवार उग रहे हैं तो एक ही बार में खेल। तो ये इसलिए प्रयोग किए जाते हैं, ये देखते नहीं है कि किसको मारना है, किसको छोड़ना है। हाँ। अब इसमें उदाहरण रटवाऊं क्या तुमको मैं? नहीं रटना है, याद रखना। पेराक्वेट, डाइक्वेट, ग्लाइफोसेट को छोड़कर बाकी
जितने नाम तुमको याद रहे, अभी पढ़ाऊंगा मैं तुमको, तो पहले पढ़ा देता हूं मैं कि गेहूं में कौन सा प्रयोग होता है, धान में, मक्का में, ज्वार में। पर वो इसका आखिरी टॉपिक है पूरे चैप्टर का, है ना। एक बड़ा चार्ट है 12वीं में पीछे बना हुआ है वो। तुम्हारी खुशी के लिए मैं लिख देता हूं, 2,4-D आइसोप्रोट्यूरॉन, सल्फोसल्फ्यूरॉन, मेड सल्फ्यूरॉन, इमेजाथाइपर। पर इसको याद नहीं करना है ना। क्यों नहीं याद करना है? क्योंकि इन तीनों को छोड़ के जो भी दिखेगा वो सब कैसे हैं? चयनात्मक। ठीक है, चलो। बहुत सारे हैं, जितने याद करो उतने कम। क्विजेलोफॉव, क्लोडिनोफॉव, मेट्रीब्यूजिन, ऑक्सीफ्लोरफेन, है ना। तो वो सब के सब कैसे माने गए हैं? चयनात्मक। कुछ समझ में आया भी कि नहीं आया? क्या आया? बोले आप जो बोलो सब सही है। वर्गीकरण ही नहीं आता समझ में लोगों को, सच में नहीं आता है। हर चीज रट के याद थोड़ी होगी, खाली इतना याद करना है, पैराक्वेट, डाइक्वेट, ग्लाइफोसेट। इसको टोटल किलर लिखा अभी थोड़ी देर पहले अपन ने। वो एक भाई कह रहा कृषित नियंत्रण नहीं पढ़ाया। खतरनाक आदमी है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ा दिया। आज उसी के पॉइंट लिख रहे थे बचे हुए अपन। 8-9 पॉइंट लिखे अपन ने। चलो चले आगे। लिख लिया बेटा? मेरा पेपर निकल जाएगा, जल्दी जल्दी कोर्स कराओ। बात तो सही कह रहा है वो। फिर पूछ रहा है जिनरमैन और हिचकॉक कौन है? मेरे मौसा जी लगते हैं बेटा। चले आगे। तो ये वर्गीकरण किसके आधार पर हो गया? चयनात्मक। दूसरा वर्गीकरण अपना है स्थानांतरण के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? देखो, स्थानांतरण किसको कहेंगे अपन? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है ना। तो बेस्ड ऑन ट्रांसलोकेशन। अब इस आधार पर शाकनाशी दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर आता है हमारा संपर्क शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कांटेक्ट। अब कई बार वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टेड लिख देता है, उसको समझ में ही नहीं आता, हिंदी में संकुचित लिख देता है, बच्चे बेचारे टेंशन में ही रहता। पिछले सुपरवाइजर में लिखा ना उसने। क्या कर सकते हैं इनका यार अपन। तुम तो एक टीम बनाओ, फिर अपन चलते हैं आरपीएससी मेरे साथ। हाँ?
अरे नहीं आते बेटा, वहां पुलिस के डंडे देख देख के भाग जाते आते तो, है ना। एक आते हैं स्थानांतरित, जिसको हम कहते हैं सर्वांगी। इनको कहते हैं ट्रांसलोकेटेड या सिस्टमेटिक हर्बिसाइड। जाएगा। अब इसको समझो, पहले लिखोगे, पहले समझ लो यार। फिर देखो, संपर्क शाकनाशी पौधे के केवल उस भाग को नष्ट करते हैं जो शाकनाशी के संपर्क में आता है, पर ये हिंदी अपने समझ में नहीं आती है। देखो, एक वो डेयरी में अम्ल आता है H2SO4, देखा तुमने? अगर मान लो मैं ऐसे उसमें हाथ डुबा के इसके ऊपर 4 छींटे मार दूं, तो ये पूरा जल जाएगा? पहले तो हाथ जल जाएगा, चलो ठीक है। फिर बाद में ये पूरा जल जाएगा? नहीं, केवल उस भाग पर असर दिखाई देगा जहां H2SO4 जाकर के गिरा है। पर मान लो किसी आदमी को सांप काट ले, तो 2 छेद हो जाएंगे, क्या आदमी पूरा मर जाएगा? तो जो पहले वाला शाकनाशी था वो किस प्रकार से काम करता है? केवल उसी भाग को नष्ट करता है जिस पे जाके गिरा है। अगर आधी पत्ती पे गिरा है तो आधी ही पत्ती नष्ट होगी, बाकी की आधी बच जाएगी। पर स्थानांतरित शाकनाशी सांप के जहर के समान होते, वो किसी भी भाग पे गिरे पौधे उनको अवशोषित कर लेते हैं, फिर वो पूरे पौधे में फैल जाते हैं और पूरे पौधे को नष्ट कर देते हैं। क्या समझ में आया? कि संपर्क शाकनाशी पौधे के केवल उस भाग को नष्ट करते हैं जो भाग पर उस शाकनाशी का छिड़काव किया गया है, पर स्थानांतरित शाकनाशी किसी भी भाग पर छिड़कने से पूरे पौधे में जहर के समान फैल जाता है और उसको मार देता है। तो पैराक्वेट और डाइक्वेट कैसे हैं? और ग्लाइफोसेट ने इनका साथ छोड़ दिया है यहाँ पे, है ना, वो काय में चला गया स्थानांतरित। और बाकी सब फिर से लिखना है, ऐसे लिख देता हूं मैं, है ना। अब जो बचे हुए सब यहाँ पे ग्लाइफोसेट को अलग कर लेना है। अब कोई आपसे पूछे, देखो इसको घुमा के कैसे पूछा जाता है? अचयनात्मक संपर्क शाकनाशी के उदाहरण है पैराक्वेट, डाइक्वेट। अचयनात्मक स्थानांतरित शाकनाशी का उदाहरण है दो दो एक साथ। दोनों वर्गीकरण को मिला के पूछेगा क्वेश्चन। अपन खाली संपर्क देख के या खाली स्थानांतरित देख के नहीं उत्तर लगा सकते, ना ही खाली चयनात्मक अचयनात्मक देख के। अपन पढ़ लें कि स्थानांतरित अचयनात्मक है, बोले अचयनात्मक तो पैराक्वेट, डाइक्वेट, ग्लाइफोसेट तीनों ही है, पर उसने एक शर्त और रखी है, वो भी ध्यान रखना है ना। अब मैं तेरे से पूछूंगा ये वापिस, है ना। कुछ बच्चे को केवल शरीर यहां बैठे हैं, बाकी आत्माएं भटकती रहती है इधर उधर, बीच बीच में ब्रेक ले लेते हैं वो। दो एक तो नींद भी निकाल, कहां गया वो मेरा दोस्त? सो रहा है? देखो मैं बता, पिछले 7 दिन से मुझे बहुत थकान थकान सी लग रही, दिन में भी, मतलब उठ के भी थका हुआ लग रहा है। तो मैंने कहा यार मैं ऐसा आदमी तो नहीं हूं, मैं तो सुबह उठता हूं जो रात की 12, 1, 2, 2:30 बजे, 3 बजे तक सोता हूं। नहीं, मतलब मैं 18 घंटे काम करने वाला आदमी हूं, मैं कैसे थक सकता हूं? तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। तो मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि विटामिन B12 की कमी से ये सब होता है, याददाश्त कमजोर होना, है ना। जो चीज मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ आके यूं रुक जाता हूँ, क्या था यार? तो इसका मतलब याददाश्त कमजोर हो रही है।
थकान महसूस करना, अधिक नींद आना, मूड खराब रहना, मूड चिड़चिड़ापन रहना, विटामिन की कमी है। फिर मैंने कहा हाँ बात तो सही है। फिर मैं घर गया, मैंने देखा तो विटामिन की गोलियां पड़ी रहती है एडवांस, जिंकोविट। तो मैंने 2 गोली खाई। फिर कल रात में फिर 2 गोली खाई, कितनी हो गई? और अब मुझे ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। नहीं तो मैं चिढ़ जाता है, अरे लेकिन यार। तो सुबह सुबह आदमी का चिढ़ना मतलब अच्छी बात थोड़ी है। तुम लेके आओ मत आओ, पर मैं बता रहा हूं कि अगर तुमको याद कम रह रहा है, 6 घंटे 8 घंटे सोने के बाद भी थकान थकान सी महसूस हो रही है, चलते फिरते ऊँग रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं बैठ पा रहा है, तो इसमें विटामिन का भी योगदान है। क्योंकि अपन जो खाना खाते हैं ना, अपन शाकाहारी लोग हैं, और पादप उत्पादों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। मूंगफली में ही पढ़ा अपन ने, विटामिन B12 को छोड़कर बाकी सभी विटामिन पाए, ये केवल जंतु उत्पादों में मिलता है ना? तो या तो दूध दही खाना पड़ेगा। पर अपन जो भोजन में विटामिन B12 लेते हैं, वो पचे नहीं पचे इसकी भी गारंटी। कई बार हम चीजें तो खाते हैं पर हमारा शरीर उनको ग्रहण ही नहीं करता है। अब मेरा छोटा बच्चा है, वो 3 साल का, उसको 10-12 किलो काजू बादाम अखरोट खिला दिए मैंने। वो पहले भी 10 किलो का था, अभी भी 10 किलो का है। तो बताओ 10 किलो में से 10 किलो कहाँ गए? नहीं पचते छोटे बच्चों को ड्राई फ्रूट्स। क्या कर सकते बताओ? अरे मैंने उस डॉक्टर से कहा, मैंने कहा इसका वजन नहीं बढ़ रहा है यार, ये ऐसा सूखा पाका है पिछले 6 महीने से। तो बोले ड्राई फ्रूट्स खिलाओ। तो मैंने खिला दिए उसको। अब नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़। फिर मैंने अभी उससे बात करी, मैंने कहा यार भाई साहब इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बोले कितने काजू खाता? मैंने कहा 20-25 खा जाता है। चलते फिरते रोटियां नहीं खाता है, काजू खाना है। बोले नहीं नहीं, रोटियां और दाल भी खिलाओ तब वजन बढ़ेगा। फिर अब बढ़ रहा है धीरे धीरे दाल रोटी खाने से। तो शरीर को क्या चाहिए? हाँ ज्यादा। देखो एक बात बता दूं मैं तुमको ईमानदारी से। मान लो अपन एग्जाम में बैठे, अपने सामने क्वेश्चंस आए 100 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन अपने पढ़े हुए थे, फिर भी ऐसा लगता है कि यार ये याद तो आ रहा है पर याद नहीं भी आ रहा है। एक तो ये मनोस्थिति रहती है, और ज्यादातर यही रहती है। 2 आंसर सही दिखाई देते हैं, प्रश्न तो जाना पहचाना लगता है, आंसर पहचान में ही नहीं आते हैं। कभी कभी ऑप्शन तो चारों समझ में आते हैं, पैराक्वेट डाइक्वेट ग्लाइपोसेट, चयनात्मक है चयनात्मक, गया दिमाग से बाहर। कंफ्यूजन की स्थिति, श्योरिटी की कमी, इसमें आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा लेना देना है। कई लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, एक बार नाम पढ़ ले कि इसने कमेंट करा, जिंदगी भर नहीं भूलूं। 3 साल पहले का बता दूं कि वो तो वही दीपक है ना, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। और एक कभी कभी ऐसी स्थिति रहती है, कोई चीज है 10 बार पढ़ ली, फिर पढ़ ली, फिर पढ़ ली, और अचानक दिमाग ने स्लिप मार दिया एंड मौके पे, कॉन्फिडेंस की कमी, तो वो भी जरूरी है। नहीं समझे? एक मजदूर है, मान लो उसको रात भर जगा कर रखो पानी छीट के, उससे कहो कि अब गड्ढे खोद, पहले जैसी दक्षता आएगी क्या? नहीं आएगी। तो स्वास्थ्य भी जरूरी है। देखो अब ये आदमी सो रहा है यहाँ, इतनी जरूरी बात कर रहे हैं अपन, तो कहीं ना कहीं इसके फोकस में कमी आई कि नहीं आई? अब ये भले इसको माने कि नहीं माने, ये कंबल वाले बाबा के पास जाके भी इलाज करवा सकता है, ये डॉक्टर के पास जाके भी इलाज करवा सकता है, ये इसकी श्रद्धा भक्ति। तो अपने शरीर का ध्यान रखना है। और एक बहुत जरूरी चीज है बेटा, है ना, अपने को लगता है खीरे बहुत महंगे आते हैं, गाजर बहुत महंगी आती है, ककड़ी बहुत महंगी आती है, पर कोशिश करके एक खरीदना। एक गाजर, एक खीरा और एक टमाटर, तीनों को अगर काटोगे ना, तो जो सलाद बनता है वो होटल में 200 रुपए मिलता है। एक गाजर, एक खीरा और एक टमाटर का सलाद देते हैं, और कितने का देते हैं? 200 रुपए का। जाके खाना कभी, पता चलेगा। तो घर ही बना के खाना है रोज। कच्चे फल खाने से ही विटामिन की पूर्ति होती है, पकने पे सारे विटामिन बी और सी तो खेल खत्म। 60 डिग्री सेल्सियस पर विटामिन सी खत्म हो जाता है। 60 डिग्री किसको कहते हैं? थोड़ा सा ही गर्म होता है ना? तो ये अगर अपनी पूर्ति रहेगी ना, तो अपने समझ में भी खुशी रहेगी, शरीर में उत्साह महसूस होगा, काम करने की इच्छा होगी। नहीं तो क्या होगा?
एक ही गाना चले दिमाग, ये कहाँ गए हम, क्यों आ गए हैं, क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब तक करेंगे। ये सब बातें कब आती है, जब आदमी स्वस्थ नहीं रहता है ना। नेगेटिविटी एक स्वास्थ्य मानसिक दशा है, तो इसको ध्यान रखना है अपने को। अगर नेगेटिविटी आ रही है तो भोजन पे ध्यान देना है ना, क्योंकि बहुत सारे खुशी के हार्मोन पेट में निकलते हैं, दिमाग में नहीं निकलते। कहाँ निकलते हैं? पेट में। देखा ना, भूखा आदमी चिड़चिड़ा रहता है, उसको खाना खिला दो खुश हो जाता है। तो ये अपने ध्यान रखना है, खुश भी रहना है साथ साथ। चलो चले आगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है उपयोग के समय के आधार पर। लिखा कि नहीं पहले तो ये बताओ, लिख लिया? वेरी गुड। लिख लिया? देखो अब हो, ये दीपक ही है, ये कह रहा अनुलोम विलोम करो तो सारी बीमारी खत्म। फिर कह रहा गुरुदेव ऐसे तो विराट कोहली भी डेयरी उत्पाद नहीं लेता, फिर तो उसको थकान नहीं बढ़ती। तेरे को वकील नहीं बन जाना चाहिए था बेटा। विटामिन B12 के इंजेक्शन लेते हैं लोग। चलो चले आगे बेटा। अब इस आधार पर 3 भागों में बांटा गया है उपयोग का समय, कब उपयोग करना। तो इसमें अंग्रेजी के 3 शब्द आते हैं और जिनका अपने को मतलब पता होना चाहिए। पहला शब्द आता है PPI, दूसरा शब्द आता है PE और तीसरा शब्द आता है POE। अब इसमें जो कंफ्यूजन लोगों के है ना, वो किसी में भी नहीं है। PPI का फुल फॉर्म है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। बोलो एक बार, एक बार और बोलो। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है प्री इमरजेंस, और इसका फुल फॉर्म है पोस्ट इमरजेंस। ये अंग्रेजी पहले इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो हिंदी में इतने तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। निर्गमन पूर्व, अंकुरण पूर्व, निर्गमोत्तर, पूर्व निर्गमन। ऐसी हिंदी घुसेड़ेगा उसमें कि अपन चारों ऑप्शन अपने को सही दिखाई देने लगेंगे। तो फिर किसका सहारा लेना है? क्या सुपरवाइजर पेपर में अंग्रेजी आती है? किस दिशा में आती है? उल्टे हाथ की तरफ, और सीधे हाथ की तरफ हिंदी आती। चलो, इसको हिंदी में कहते हैं बुआई के पूर्व। ऐसे शाकनाशी जो बुआई से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने पहले मृदा में मिलाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? PPI या बुआई के पूर्व। जैसे अपन पढ़ते हैं फ्लू क्लोरेलिन, नाम सुना तुमने? इसी को बेसालिन भी कहते हैं। सभी दलहनी तिलहनी फसलों में बुआई के पहले प्रयोग होने वाला शाकनाशी कौन सा है बेटा? फ्लू क्लोरेलिन या बेसालिन। अब इस प्रश्न को घुमा घुमा के पूछते हैं, चने में बुआई के पहले फ्लू क्लोरेलिन का प्रयोग कब करना चाहिए? बुआई से पहले करना चाहिए। फिर पूछते हैं कि सरसों में बुआई से पूर्व प्रयोग किया जाने वाला शाकनाशी है। फिर पूछते हैं मूंग में बेसालिन का प्रयोग कब किया जाता है? पूछना एक ही बात चाह रहा है, पर उसको कभी मूंग लिखेगा, कभी उड़द लिखे, कभी मसूर लिखे। आदमी के मसूर का शाकनाशी पूछ लिया, बाप रे बाप। बाप रे बाप नहीं, सभी दलहनी तिलहनी फसलें। ठीक है, चल। फिर एक और होता है
ठीक है। दूसरा है प्री इमरजेंस, इसको अंकुरण पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको उल्टा लिख देते हैं, पूर्व अंकुरण, है ना। इसका प्रयोग कब करते हैं? देखो कई सारे शाक जो खरपतवार है ना, वो बहुत ज्यादा होशियार हो चुके हैं। 15 दिन पहले उगते ही नहीं है वो। फसल की बुआई करेंगे, सिंचाई करेंगे, फसल के साथ उगेंगे। पर खरपतवारों की आदत है फसल से पहले उग जाते हैं। हमारी फसलों का अंकुरण कब होता है? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन बाद, ये 1-2 दिन में ही उग जाते हैं। तो इनका प्रयोग किया जाता है बुआई के 1 सप्ताह के अंदर अंदर, है ना। कुछ लोग 2 से 5 दिन लिखते हैं, कुछ 3 से 5 लिख देते हैं, कुछ 2 से 7 लिख देते हैं, पर 1 सप्ताह के अंदर। मतलब आपको ये देखना है कि आपकी फसल का अंकुरण उस समय नहीं होना चाहिए। जैसे गेहूं का 5 से 7 दिन में होता है, तो 5 दिन के पहले पहले प्रयोग करना है। बुआई तो खेत में कर दी, मतलब बुआई के बाद, किंतु अंकुरण से पहले। किसके अंकुरण से पहले? फसल के अंकुरण से पहले, है ना। अंकुरणशील खरपतवारों को मारता है। कैसे खरपतवारों को मारता है बेटा? 2 से 5 दिन याद रख लेना तुम तो, है ना। फिर चारों ऑप्शन देखना, समझ में आ जाएगा। बुआई के तो बाद, किंतु अंकुरण के पहले पहले। कैसे खरपतवारों को मारता है? प्रश्न आता है कि कौन सा शाकनाशी अंकुरणशील खरपतवारों को मारता, मतलब बीजों को नष्ट नहीं करता। ये बीजों को भी नष्ट कर देता, पौधों को भी नष्ट। ये अंकुरित होते हुए जो नया कोलियोप्टेल निकलता है ना खरपतवारों का, उनको ही मार देते हैं। और ये खरपतवारों के पर्णीय भागों पर प्रयोग होता है ना। इसको कहते हैं अंकुरण पश्चात। पर ये अंकुरण किसकी बात कर रहे हैं? फसल की नहीं, खरपतवारों की पत्तियों पर छिड़काव। खरपतवारों की पत्तियां निकलेगी तब छिड़काव करना है। सर फसल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हम लिखते हैं पैराक्वेट, डाइक्वेट और ग्लाइफोसेट। क्या लिखते हैं? अब बताओ, खड़ी फसल में इनका प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। पर सड़क के किनारे खरपतवार उग गए हैं तो फिर कर सकते हैं। खाली प्लॉट में खरपतवार उग गए हैं तो फिर कर सकते। पर कब करना है? जब खरपतवार इतना बड़ा हो जाए कि उसमें पत्तियां आ जाए तब करना है ना। नहीं समझे? वही समस्या है। तुम्हारे दिमाग में जो पहले से है ना, उसको डिलीट कर दो। कर दिया? अब देखो खेत खाली है। क्या है? बिल्कुल खाली। अगर वहां बहुत सारे खरपतवार अपने को दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब खरपतवारों पे तो पत्तियां हैं। तो अपन पेराक्वेट, डाइक्वेट और ग्लाइफोसेट को डाल देंगे। कौन मर गया बताओ? पर कुछ खरपतवारों के बीज पड़े हुए हैं जो आगे जाके समस्या। तो अभी फसलों की बुआई करेगा, किसको मार दिया इसने? बहुत सारे खरपतवारों के बीजों को नष्ट कर दिया। पर अपने को यह पता है कि जैसे ही फसल लगाएंगे कुछ और अंकुरित होंगे। फसल की बुआई कर दी, 2 से 5 दिन में क्या डाल दिया? जो जो अंकुरित हुए खरपतवार पहले होते हैं वो मर गए। इनका असर 2-3 दिन ही रहता, ज्यादा दिन नहीं। फिर भी फसल उग गई और खरपतवार हो गया, तो फिर चयनात्मक शाकनाशियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे 2,4-D। और क्या बचा? वो सारे नाम लिखना है अपने को। आइसोप्रोट्यूरान, और क्या बच गया? सल्फोसल्फ्यूरॉन, मेट सल्फ्यूरॉन, है ना। अब यहां पर अपन बात करेंगे पेंडिमिथिलिन का प्रयोग किया जाता है।
प्री इमरजेंस में। सबसे ज्यादा किसका किया जाता है बेटा? ये गेहूं में भी प्रयोग होता है, दलहनी तिलहनी फसलों में प्रयोग होता है और बहुत सारी फसलों में प्रयोग होता है। इसके अलावा एलाक्लोर मक्का में प्रयोग होता है ना, सिमाजिन एट्राजिन भी कब प्रयोग होगा? प्री इमरजेंसी। तो खड़ी फसल है अगर हमारे पास, तो हमको चयनात्मक और पोस्ट इमरजेंस का प्रयोग करना है। अगर खाली प्लॉट्स में हमको खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो फिर हम पेराक्वेट डाइक्वेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पेराक्वेट डाइक्वेट कई बार क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते यूं पढ़ाया जाता है कि खड़ी फसल में प्रयोग करना पोस्ट इमरजेंस कहलाता है। खड़ी फसल नहीं, खड़े खरपतवारों को मारना पोस्ट इमरजेंस कहलाता है। ये इमरजेंस शब्द किसके लिए है? खरपतवार। खरपतवार बाहर आ गया जमीन से तब मारता है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, अपन याद करके चले गए कि खड़ी फसल में प्रयोग होने वाले पोस्ट इमरजेंस, फिर वो पूछता है कि ग्लाइफोसेट किस प्रकार का है, पीपीआई, पी के पीओई, फिर वो कॉन्सेप्ट अपने को ही मना कर देता है कि खड़ी फसल में ग्लाइफोसेट तो नहीं डाल सकते और पोस्ट इमरजेंस तो खड़ी फसल में डालते हैं। तो खड़ी फसल से इसका कोई लेना देना ही, जो खरपतवार के पौधों पे छिड़काव किया जाता है वो क्या कहलाता है? पोस्ट इमरजेंस। अगर खड़ी फसल है तो चयनात्मक, नहीं खड़ी फसल है, खड़ा खरपतवार है तो अचयना। जैसे 2,4-D डाला तो गेहूं बच जाएगा, बथुआ और हिरणखुरी मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि 2,4-D एक चयनात्मक शाकनाशी, केवल छोटी पत्ती वाला है ना। तो अब खरपतवार तो वहां भी खड़ा था, अरे खड़ा था कि नहीं खड़ा था, उसको मारने वाला पोस्ट इमरजेंस। अगर खाली सड़क के किनारे गाजर घास नष्ट करना है तो क्या डाल देंगे? ग्लाइफोसेट डाल दिया, ये भी पोस्ट इमरजेंसी तो है। तो इसमें इमरजेंस शब्द किसके लिए दिया गया है? खरपतवार के लिए। चलो लिख लो। और अभी तुम पढ़ोगे फिर डाउट आएगा, और वो डाउट अभी नहीं आया, वो तो पहले से है अपने दिमाग में, जो पहले पढ़ रखा ना अपने, वो दिक्कत करता है। तो एक बच्चा कह रहा है कि मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, अब मैं क्या करूं? देख बेटा, पहले पुराने जमाने में ना हर गांव में एक एक अखाड़ा रहता था। क्या रहता था? है ना, तो सारा गुस्सा आदमी वहां निकाल लेता था, आपस में कुश्ती उश्ती लड़ लुड़ा के ना मामला निपटा। उसके भी पुराने जमाने में हर आदमी तलवार रख के घूमता था, तो वो एक आध को मार मूर के फ्री हो जाता था, या तो उसको सेना में भेज देते थे, तो वहां युद्ध लड़ने में सारा गुस्सा उसका शांति रहता था। अब ये व्यवस्था तो सब खत्म कर दी सरकार ने, और वैसे भी तो जाट आदमी है, डीएनए में भी गुस्सा रहता ही है कभी थोड़ा बहुत। तो ये तो शूरवीरों का गुण है, तो चिंता मत कर। वो एक बालक कह रहा 8 और 9 बैच वालों को समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आ रहा है तुमको समझ? है, सच बताओ, मैं शॉर्टकट में पढ़ा देता हूं, 3 दिन में खरपतवार खत्म, समझ में भरपूर आएगा। बेटा अपने अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, दूसरे को खींच के नीचे नहीं लाना है। नहीं तो अपने रॉयल इंस्टीट्यूट में से ही सुपरवाइजर नहीं बनेगा कोई, फिर दूसरे भी तो तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो अपने को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। समस्या इस बात की आ रही, मैटर बहुत ज्यादा हो रहा है, घर पे रिवीजन नहीं हो रहा है। तो 2-4 दिन तुम्हारा खत्म हो गया ना आर्ट कल्चर, और कब होगा? जियोग्राफी हो तो क्या, साथ ही तो क्लास हो रही, लॉन्ग ईयर वालों की भी तो साथ ही हो रही है यार, तो क्या दिक्कत है? ये बहाने मैंने कल भी बताया तुमको, बहाने बनाने वालों की कोई कमी इस दुनिया में? बहाने बनाने से
कुछ मैं तो इतना धीरे पढ़ाता हूँ, कोई आदमी अगर फोकस रहे ना, वो 3 बार पढ़ दे, इसको रट ले, यही याद कर ले, उसको घर जाके एग्रोनॉमी नहीं पढ़ना। और अपन क्या करते हैं, लिखते हैं, फिर थोड़ी देर पड़ोसी से बात करने लग जाते हैं। मतलब पढ़ नहीं रहे हैं, खाली लिख रहे हैं। पढ़ो। समस्याओं की कोई कमी नहीं दुनिया में। वो कह रहा सर हमारे इमोशन को समझो। बेटा दुनिया में कोई इमोशन नहीं समझता। आखिरी में सुपरवाइजर वाले एक लिस्ट देंगे, किसके ज्यादा नंबर आए और किसके, वहां जाके पछीटे मार के भी रोएगा तो भी इमोशन नहीं समझेंगे। इमोशन समझती है क्या दुनिया? नहीं समझती है। ये बात अपने को समझना। अपनी दिक्कत हो गई, अपन गलत जनरेशन पे। मैं कह तो रहा हूं तुमको, तुमसे पहले वाली जो जनरेशन थी ना, वो जब यहाँ एडमिशन लेने आते थे तो उनके पेरेंट्स यूं कहते थे कि सर खाल उधेड़ देना इनकी। क्या कर देना? मार मार के बेरू बना देना इनको, पर इनको पढ़ाना। तुम्हारी समस्या हो गई कि तुम उस जनरेशन में पैदा हुए हो जहां घर वालों के एक ही है या दो है। तो वो जो एक ही रहता है ना, उसको इतने लाड़ प्यार से पालते, वो गिर जाए तो उसको जमीन पे उतरने दे, गोदी गोदी में रखते हैं, फिर उसकी टांगे कमजोर रह जाती। तो अपन ओवर पेम्पर्ड जनरेशन। तुम तो फिर भी गांव के हो तो थोड़े स्ट्रोंग हो, या शहर वाले तो बिल्कुल मरियल है। छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लगे हैं, सिर दर्द होता है, माइग्रेन हो गया है, बाल गिर रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तुम सोचो ये कोई जवान लोगों की बीमारियां हैं क्या? तो बहाने वहाने नहीं बनाना है ना। देखो अभी लिखा भी नहीं तुमने, उंगलियां भी कमजोर रह गई। लिखो। कितनी समस्या है जीवन में। मैं शुरू शुरू में उदयपुर आया क्या, तो घर लिया किराए से, वहां रहते, तो वहां किचन में छिपकली घुस गई। तो वो जो टाइल्स है वो इतनी चिकनी है कि वो छिपकली जोर से दौड़े पर उसके सारे पैर फिसल जाए बेचारे, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो मेरे पास फोन आया, मैं लेक्चर ले रहा हूँ। बोले एक बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। मैंने कहा बहुत बड़ी टेंशन क्या हो गई यार, अपन तो अच्छे घर में रहते, एडिशनल एसपी का मकान, वहां कोई टेंशन आती भी नहीं जिंदगी में। बोले नहीं नहीं, मैंने तो सुबह से पानी भी नहीं पिया। अरे मैंने पूछा कि क्या हो गया? बोले वो किचन में छिपकली घुस गई है। तो मैंने कहा एक झाड़ू लेके निकाल दे। अरे बाप रे, छिपकली! मैंने कहा इसलिए मैंने मेरी माँ से कहा था कि ज्यादा पढ़ी लिखी शादी मत कराओ, मेरी दिक्कत आएगी। तू बता मैं यहाँ लेक्चर छोड़ के तेरी छिपकली भगाऊं? बोले तो मेरे को प्यास लग रही बहुत जोर से। अरे मैंने कहा यार अब बताओ क्या दुविधा है? नहीं। फिर मैंने उसको एक बार बताया, मैंने कहा तू एक बात बता, अपने गांव में जो घर है वहां सांप घुस जाते हैं। बोले वो तो ताई जी उठा के फेंक देती डंडे से। ताई जी मतलब बड़ी मम्मी। तो मैंने कहा जब ताई जी सांप फेंक दे, पूरा वो आता ना कोबरा, वो एक लंबे डंडे से यूं उछाल के उसको छत के ऊपर से पीछे आर पार खुदा देती है। मैंने कहा जब वो सांप फेंक देती है, तेरे छिपकली से डर लग रहा है, अपन करें क्या दोनों मिलके? मैं या तो छिपकली भगाऊं या बैठ के आराम से। फिर उसको मोटिवेट करा मैंने 5 मिनट। मैंने कहा देख, या तो प्यासे मरना है या तो छिपकली फेंकना है, दो ही ऑप्शन है। मैं यहां से नहीं आऊंगा। बोले आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, एक तो अपन घर परिवार सब छोड़ के यहाँ आए, नया नया शहर है। मैंने कहा नया पुराना क्या, छिपकली छिपकली होती है। अच्छा अगर मैं उस दिन यहां से चले जाता ना, तो किस दिन कॉकरोच निकलता, किस दिन कान खजूरा निकलता, कभी वो उसको केंचुए को सांप समझ ले। अब डर का तो कोई अंत है ही नहीं। मैं गया ही नहीं कब, फेंक दी छिपकली। फिर एक दिन बोले अपने घर में बड़ा सा चूहा घुस आया है।
मैंने कहा उस बड़े से चूहे को सारे दरवाजे खोल दे, बाहर निकल जा, अपने घर में जगह ही नहीं उसके रहने की, पूरा पक्का मकान, बिल विल हो तो रहेगा। बोले नहीं, वो कभी इधर दौड़ रहा है कभी उधर दौड़ रहा है। मैंने कहा फिर नया ही है वो, पुराना होता दौड़ता क्या। नहीं मानी वो। फिर उसने ऊपर आंटी जी को बोला, बोले कि ये तो आएंगे ही नहीं, इनकी आदत ही खराब है, मैं यहीं बैठती हूँ जब तक चूहा नहीं निकल जाता है। तो आंटी जी ने 2 पुलिस के जवान बुलाए, वो आए, उन्होंने चूहा पकड़ा, मारा उसको बेचारे को जूते से, फिर बाहर निकाल दिया। मैं गया, मैंने कहा निकल गया चूहा। बोले चूहा क्या निकल गया, बेचारे को मार दिया, इतना खून निकला उसके। मैंने कहा तेरे रिश्तेदार लगता था। तो अब सोचो समस्या किस प्रकार की है, किसी को सुनाओ तुम भी सोचते होगे ना सर कैसी बातें कर रहे हैं, बेंडी बेंडी। ये समस्या है जिंदगी में कि लेक्चर छोड़ो और चूहा पकड़ो, छिपकलियां भगाओ, कॉकरोच भगाओ। है ये देखो एक वैज्ञानिक छिपकलियों के बारे में विशेष चर्चा में शामिल होने आए, विषय विशेषज्ञ। छिपकली जहरीली नहीं होती। चलो चले आगे। अरे चले क्या। तुम सोचो अगर आदमी सिर्फ समस्याओं पे ध्यान दे तो उसका जीवन काय में गुजर जाएगा, समस्याओं में। ठीक है चलो, तो ज्यादा लोड है ना कभी नहीं लेना। परसों मैं उठ के आ रहा था तो मेरे आलू के पराठे बनाए मैंने टिफिन में, मैंने कहा बहुत बढ़िया काम किया तूने जीवन में। खा गए हम सब मिलके, एक एक भी नहीं हिस्से में आया। फिर कल बोले साबूदाने खिचड़ी बनाई, मैंने कहा वाह यार बेहतरीन। आज कुछ नहीं। अच्छा मैं अगर इस टेंशन में रहूं कि यार मेरे तो खाना भी नहीं बना रहे, मैं इतने पैसे कमाता हूं, इतने बढ़िया सुविधाओं में रख रहा हूं, तू कम से कम इतना तो कर, तो 2 ही लड़ेंगे जिंदगी भर। तो कभी किसी को जबरन मजबूर मत करो किसी। अपनी अपनी समस्याएं अपने अपने देखो चुपचाप, किसी को अपनी समस्या बताओगे सामने वाला अपने कमजोर समझेगा। मैंने कह दिया कि तू नहीं थी ना तो भी जिया हूं मैं 28 साल। तू नहीं भी रहेगी तो 28 साल। और यही डायलॉग तू भी बोल दे तो टेंशन ही। हाँ तो आपको मैनेज करना है प्रॉब्लम्स को, है ना। मैं थोड़ी किसी को गिना सकता हूं क्या समस्या। तो ये जो तुम्हारी समस्या है ये छोटी समस्या है कि टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम तो बहुत है आदमी के पास। कितने घंटे सोते हो, 6 घंटे सोते हो, 7 घंटे क्लास अटेंड करते, 13 ही हुए, 11 और बज गए। तुम समय बर्बाद करते हो भाई। कैसे करते हो मैं बताता हूं, ईमानदारी से सुनो। मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा होऊंगा क्या। वेरी गुड। हाँ हाँ बोल दिया, बड़ी बात है, नहीं भी बोल सकते थे। मेरी जब 6:30 बजे क्लास लगती थी तो मैं 4:45 बजे उठता था, और मेरी जब 11 बजे क्लास लगती थी तो मैं 9 बजे उठता था। हाँ वो एडजस्टमेंट ऐसे ही रखना है, उठ के काम करना है सीधे, और कोई बीच में समय खाली बर्बाद करना ही नहीं है, कभी भी नहीं करता हूं मैं। अभी भी 10 बजे क्लास रहती, 9 बजे उठता हूँ, सीधे गए नहाए धोए और बाहर सीधे ऑफिस। कभी कभी पानी भी नहीं घर पे पीता हूँ, यहीं आके चाय पीता हूँ, फ्री में मिलती है ना। मैं 9 बजे उठता था। अब मेरे को क्या है कि सुबह उठ के थोड़ा पर्सनल टाइम चाहिए, मी टाइम। और तुम सब समझते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो मैं वहां बैठे बैठे, अब शरीर अपना काम कर रहा है, दिमाग को अपना काम करने दो। तो मैं वहां बैठ के सोचता था कि आज मेरे को खरपतवार विज्ञान में क्या पढ़ना है। बोले रासायनिक वो पढ़ाना पड़ेगा यार, वर्गीकरण। अच्छा रासायनिक वर्गीकरण कितने हैं, 3 है। किसके आधार पर है, अभी बताया तुमको मैंने। चयनात्मकता के आधार पर है, फिर एक स्थानांतरण के आधार पर है, और तीसरा उपयोग के समय के आधार पर। फिर मेरे मन में आता था कि चयनात्मकता वाला तो 2 प्रकार का होता है, एक तो अचयनात्मक और एक चयनात्मक। पर अपन ऐसा सोचते हैं ना तो अपना दिमाग बोरियत फील करता है।
तो फिर मैं सोचता हूं कि अचयनात्मक जो है वो बम की तरह होता, फेंको सब मर जाएंगे, और चयनात्मक जो होता है वो स्नाइपर राइफल की तरह होता है, जिसको मारना है। अब मैं तो मनोरंजन कर रहा हूं पर मेरा दिमाग याद कर रहा है। इसको कहते हैं हैंगिंग पॉइंट्स बनाना। क्या बनाना? फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि 3 आतंकवादी है जिनका नाम है पेराक्वेट, डाइक्वेट और ग्लाइफोस। तो पेराक्वेट और डाइक्वेट तो बम फेंकते, बम बम, और जो ग्लाइफोसेट है ये पानी में जहर मिला देता है। क्या करता है? जो भी थोड़ा सा पिएगा निपट जा, तो ये फैलने वाला है। तो ऐसे जब ऐसे अपना दिमाग याद करने लग जाएगा ना, अब कब पता नहीं चलता है कि 15 मिनट कब हुए, 20 मिनट कब हुए, पर यह पता चलता है कि पूरा वेट साइंस ही निपटा के आया हूं बाहर। सच बता रहा हूं मैं, तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं जब पढ़ता था ना तो एक 2 रुपए का दूध का पाउच आता, 200 ग्राम, उसमें 8 बार चाय बनाता था। तो वो तो मेरी खासियत है। अरे बहुत सारे रूम पार्टनर थे बेरोजगार मेरे भाई के, तो वो सब आ जाते कप लेके, भाई थोड़ी इसमें भी डाल देना, बन तो रही नहीं है उसके पहले। तो इतना पानी डालता था मैं भेरू बना देता था। कई बार तो चाय पत्ती बचती है ना, वो डालता था, उसी में पानी डालता था और चाय बना के पिला देता था। तो तुमसे बुरे दिन देखे मैंने मेरे जीवन में, है ना। तो वो चाय ऐसे चढ़ जाती थी। अब चाय बनने में समय लगता है 5-10 मिनट का, तो उस चाय के साइड में यूं किताब लेके अपन पढ़ रहे हैं। तुम यकीन मानो कम से कम 150 बार वो पूरी चाय नीचे चिपक जाती थी, और उस धुएं से दूसरे लोग आगे, ओए ओए हमारी चाय जला दी तूने। वो यूं नहीं कहते थे कि तू क्या कर रहा है। इतना ध्यान लगता है पढ़ाई में, ये भगवान की कसम, बोर्ड पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, कम से कम 150 बार चाय जल चुकी। चाय यहाँ रखी है, अपन न्यू पढ़ रहे हैं, उसमें धुआं निकल रहा है, वो भी नहीं दिखाई देता। अगर किसी आदमी को वास्तव में जीवन में पढ़ना ही है ना, सफलता चाहिए ना, तो उसका ऐसा मन लग जाता पढ़ने। एक इतना ऊंचा स्टूल था, इतना ऊंचा लकड़ी का, उसके ऊपर बैठ के पढ़ता। मेरे को मालूम है कि अगर यहाँ नींद आई ना, फिर उठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो 8 लोग रहते थे 1 BHK में। कितने? और मैं फ्री में रहता था क्योंकि मेरा भाई उनका पार्टनर था। तो 11, 12, 1 बजे तक तो वो तो नौकरी वाले लोग या कुछ नौकरी ढूंढने वाले, कॉल सेंटर में काम करने वाले लड़के कैसे रहते हैं तुम जानते ही हो, है ना। वो आधे ड्यूटी पे जाते थे, आधे सो जाते थे। जब समय खाली होता था तब मैं पढ़ता था, बाकी तो मौज मस्ती चलती है। लड़कों का रूम तुमने देखा है, तुम जानते हो कैसा ही रहता है ना। कोई इस कोने में बैठा है, कोई उस कोने में बैठा है, मोबाइल पे ही बात करते रहते थे। हाँ, और क्या करेंगे, क्या आदमी, जवान आदमी के पास फुर्सत ही है। नौकरी कर रहे हैं ना, वो कोई तैयारी करते तो पढ़ते बेचारे, प्राइवेट नौकरी कर रहे। एक कुर्सी भी नहीं थी, आदमी तो 8-9 थे, कुर्सी तो एक मोटरसाइकिल थी, उसको अंदर चढ़ाते थे घर में, इंदौर में चोरी। उस मोटरसाइकिल के ऊपर आलकी पालकी मार के बैठता था मैं, है ना। बजाज के लीवर आती थी पहले, चैंपियन चैंपियन, वो 100 किलोमीटर चलती थी 1 लीटर। उसके ऊपर बैठ के पढ़ता था मैं, इसलिए ऊपर बैठता था कि नीचे गिरेंगे तो खोपड़ा फूट जाएगा, तो नींद भी नहीं आती थी। और तुम यकीन नहीं मानो, मैं रात में अगर 12-1 बजे पढ़ने बैठ गया, तो सुबह एक बैंक मैनेजर थे बापट अंकल, वो खिड़की में से कहते थे सो जा रे, मर जाएगा। क्योंकि उनको मालूम है कि रात भर से ही पढ़ रहा है, सुबह मॉर्निंग वॉक का टाइम हो गया, अभी तक नहीं सोया। फिर 2-3 घंटे सोता था, 9 बजे उठता था। कुछ नहीं, दिन भर नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना, एक ही बैठक में ऐसा पढ़ो ना। हाँ, कॉलेज में मैं 9:30 बजे लाइब्रेरी में चले जाता था, जब बैठता था तो शाम की 6-7 बजा देता था। लाइब्रेरी वाले लंच करने जाते, मुझे बंद करके जाते थे अंदर। मैं कहता था कि कहीं कोई गड़बड़ हो गई, कोई अचानक कॉलेज बंद हो गया, मैं तो अंदर ही रह जाऊंगा, क्योंकि लाइब्रेरी मोबाइल भी अलाउड नहीं रहता है। एक ही बार बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ। उसका फायदा क्या मिला, सारे प्रोफेसर पहचानने लगे कि ये कौन है यार, ये तो चिपक जाता है।
कुर्सी से थोड़ी देर, आधे घंटे पौन घंटे तो अपना ध्यान रहता है। कोई प्रोफेसर आए तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, क्या ही करना आपने, उधेड़ दो। तो ये आपको करना पड़ेगा अगर सफल होना है तो। कोई परीक्षा छोटी, कोई परीक्षा बड़ी भी, वो जो लोग तुम्हारे साथ दौड़ रहे हैं, तुम देखा रेस देखी कि नहीं, तुमने देखी कि नहीं कभी? शहरों में होती मैराथन वगैरह, वहां दौड़ते हैं 20-25 हजार लोग एक साथ। उसमें सरकारी अधिकारी भी रहते हैं, प्राइवेट भी रहते हैं, खिलाड़ी भी रहते हैं, स्टूडेंट्स भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती, कई तो साड़ियों में दौड़ती है देवियां। हाँ, तो रेस है वो तो मैराथन, उसमें दौड़ना है अपने को। उसमें सब तरह के लोग, सुपरवाइजर में भी 12वीं पास भी है, बीएससी वाले भी है, एमएससी वाले भी है, पीएचडी वाले भी है, इंग्लिश मीडियम के भी है, हिंदी मीडियम के भी है, ज्यादा तेज पढ़ने वाले भी है, कम पढ़ने वाले वो भी है। जो एओ का पेपर दे के आए 100% बन रहे हैं, वो भी सुपरवाइजर का देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? तो अपने को कंपटीशन तो एक ही करना है। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहा है कि तुम कितने घंटे अपने समय में से निकाल पाते। मैं कह रहा हूँ एक एक मिनट, मैं यहाँ से रघुनाथपुरा जाऊंगा ना, मैं यहाँ कार में बैठे बैठे रिवीजन करूंगा कि वहां क्या क्या पढ़ाना है, कितने एग्जाम्पल है, मैंने गिन के रखे हुए कि इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें ये, इसमें मामला साफ। मेरे को किताब खोल के थोड़ी पढ़ना पड़ता है, पर मुझे दिमाग में तो लाना पड़ेगा ना, करंट मेमोरी में लाना पड़ता है डाटा पीछे से आगे, तब जाके याद आता है। तो ऐसा आपको बनना पड़ेगा, चाहे आप सुपरवाइजर बनो, चाहे आप एओ बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, इतना आपको करना ही पड़ेगा जिंदगी में कि जो पढ़ा है वो याद होना ही चाहिए। अब उसको कैसे याद करो, ये टेक्निक आपको डेवलप करना है। तो मैं बता रहा हूं कैसे याद करना है। यहां से अभी जैसे मान लो कि ब्रेक होगा या तुम्हारा लंच होगा, घर जाओगे तुम, है ना? जब हम घर जाते थे ना लंच में, तो वहां 5 मिनट बैठ जाते थे, अच्छा इतना ठीक है, ये नहीं भूलूंगा। और घर जाते जाते किसी से कोई बात नहीं करना, बस अपने दिमाग में चल रहा है कि चयनात्मक, अचयनात्मक, पैराक्वेट, डाइक्वेट, ग्लाइकोट। लोग पागल जब तक समझने लग जाएंगे, उस दिन तुम सुपरवाइजर बन जाओगे। जिस दिन कोई कह देना कि तू तो खसक गया है यार, तो समझना कि सही दिशा में जा रहा हूं। खसके हुए लोग ही दुनिया बदलते हैं, है ना? बाकी यहां से जाके अगर तुम गांव में बात कर, पुष्कर में लंपाड़े की मौत हुई कि नहीं हुई, इस विषय में चर्चा कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा जीवन अभी भी भटकाव में है। इस भटकाव से बचना पड़ेगा। जिंदगी में जिस दिन तुम्हारे पास दूसरा कोई विषय नहीं बचे बात करने के लिए, समझना तुम सुपरवाइजर बन चुके हो, है ना? नहीं समझे? कंफ्यूज होता ही नहीं है आदमी, किस बात को लेके कंफ्यूज हो? जो आता है जो आता है, जो नहीं आता जो, बस इतना जिस दिन क्लियर हो गया मामला दिमाग में, पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, अभी नहीं पढ़ा, फिर लग क्या रहा है? दूसरी बात, हमारे एक टीचर थे पाटिल सर, वो फर्स्ट ईयर में थे, हम तैयारी कर रहे, मतलब 1 साल ही बड़े थे वो हमसे। उन्होंने हमको बताया जिंदगी में कि तुम जिसको पढ़ना कहते हो ना, वो सिर्फ रीडिंग लगाना है। और रीडिंग तो अपन न्यूज़पेपर की रोज लगाते हैं, पूरी जिंदगी गुजर गई, अभी कोई पूछ लेना कि 10 हेडिंग बताओ, तो फिर क्या उसको पढ़ाई थोड़ी कहेंगे? वो तो मनोरंजन चल रहा है, अपन मनोरंजन करते हैं। पढ़ाई किसको कहते हैं? खरपतवार विज्ञान है। जैसे अपन ने हायरार्की लिखी ना शुरू में, जब चैप्टर शुरू हुआ, परिभाषा, लाभ, हानियां, विशेषताएं, तो अपना दिमाग कैसे याद करता है कि मान लो खरपतवारों के लाभ याद करना है, मैं तुमसे कहूं कि 22 लाभ पूरे करना है। जिस दिन मैंने 22 या 21 जो है गिनती लिख दी, उस दिन मुझे याद होना शुरू हो जाएगा। फिर मैं गिनूंगा, पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10 ही याद आ रहे हैं। अरे यार 10 क्यों याद आ रहे हैं? रुक जा भाई, रुक जा, ओ घनश्याम, वो कह रहा कि आगे बढ़ो, हमारा नेट खत्म हो रहा है, बंद कर दे बेटा। तो जिस दिन अपने को पता चल गया कि 22 नाम याद हो गए, कितने याद हो गए? नहीं हुए, 15 याद हुए। अब नहीं देखेंगे किताब खोल के, घर जाते तक फिर से दोहराएंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा। नहीं 22 याद हुए ना, पर वो 15 परमानेंट याद हो जाएंगे 4 बार दोहराने पे। फिर घर जाके तुम्हारी इच्छा नहीं होगी खाना खा लूं, क्या इच्छा होगी? कि पहले वो 6 देखूंगा। वो 6 देख लिए, फिर वापस 22 याद करो। मतलब जितनी उसमें ताकत लगती है ना याद करने में, उतनी ताकत लगा ही नहीं रहे हैं हम लोग। फिर याद कैसे होगा यार? फिर कहते हैं वेट साइन समझ में नहीं, समझ में तो आ रहा है, याद नहीं रह रहा है। और याद क्यों नहीं रह रहा है? क्योंकि अपन यूं सोच रहे हैं कि खाना भी खा लूं, नींद भी निकाल लूं, कपड़े भी धो लूं, दोस्त से बात भी कर लूं, रेस्ट भी ले लूं, और फिर समय बचे तो पढ़ लूं।
वो समय तो कभी किसी के पास आज तक बचा ही। पढ़ने के बाद जो समय बचे ना, उसमें जो जो करना है वो सब कर लो। और मैं यूं कह रहा हूं, मैं जब सोने जाता हूँ ना ऐसे, तो मैं सोचता हूँ यार आरजी 1 बैच में तो अपन खरपतवार अभी शुरू करा है, और CS2 में तो खत्म हो गया है, और इन दोनों की परीक्षा तो एक ही दिन होगी, तो कैसे अपन इस RG1 को इस CS2 के बराबर लाए? नहीं तो लोग अपने से कहेंगे क्या मार साहब यार, इनका कोर्स ही खत्म। तुम सोचो, मेरे सोने से पहले ये चिंता होती है कि सुपरवाइजर 6, 7 और 8, 9 का कोर्स एक साथ खत्म करना है, जबकि इनका 6, 7 वालों का पहले से हो रखा है। तुम ये सोचते हो कि सर को कोई लेना देना ही नहीं है, ये गलत बात है बेटा, ये तुम्हारी सोच है। हम कुछ और ही सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार अपने को पढ़ाना भी पूरा है। अच्छा तुम सोचो, मान लो 6, 7 में ज्यादा पढ़ा दिया, 8, 9 में थोड़ा सा कम पढ़ा दिया, कोई बच्चा आया शिकायत करने, कह दिया तूने एडमिशन ही तो लेट लिया, 2 महीने आके सिखा रहा हूँ, वो बेचारा शांत हो जाएगा। पर मेरे मन में तो ऐसा लगेगा ना कि ये भी तो स्टूडेंट ही है बेचारा। अब वो 10, 11 वाले लेट आए तो कोई बहुत बड़ी गलती थोड़ी ना कर दी, उनको भी पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा। तो ये इस विषय में सोचते रहते हैं, इस बात में चर्चा करते हैं। तुम ये सोचते पैसे दिए हैं, पढ़ाई नहीं रहे यार, फिर ये तुम्हारी गलत परवरिश। अभी एक बालक आया था मेरे पास कि सर वो गेहूं में काली रोली जो है वो कोई घास नहीं। कौन था भाई? तुम में से ही था एक। अरे कौन है? अब आज आया ही नहीं, वो खुद ही नहीं आया। फिर तो मैंने 2, 3 को काम पे लगाया। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी काली रोली सही कैसे नहीं है? बोले सर सही लिखा अपन ने, बुक में सही लिखा, भगवान की कसम। मैंने कहा भगवान नहीं आते, तुम तो किताब बताओ मुझे। वो बेचारे, वो मुकेश सर है अपने, वो किताब लेकर रात भर में पूरी टीके दास खोजी उन्होंने, तब जाके उनको काली रोली मिला। फिर भी नहीं मिला। फिर वो IRI में एक लड़के को फोन लगाया, उसने बताया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा मिल गया? बोले हाँ सर बड़ी मुश्किल से मिला। मैंने कहा पेज नंबर 33 पे लिखा है एक चार्ट, उसमें देख। बोले हाँ वही है। मैंने कहा उस किताब को पढ़ तो तेरे भी जिंदगी में अच्छा टीचर बनेगा तू, या तो AA बनेगा, AO बनेगा। तो वो सही है बेटा, है ना, काली रोली वाला सिस्टम। ठीक है, चलो चले आगे। अब बताओ मुझे कि PPI का क्या मतलब है? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन मतलब बुआई से पहले, है ना, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीने भर पहले जिन शाकनाशियों का यूज किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? PPI। फिर PE का क्या मतलब है? PE का मतलब प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस मतलब अंकुरणशील खरपतवार। बुआई तो हमने कर दी है, अब सिंचाई करी, अब खरपतवार की, तो उनको मारने वाले प्री इमरजेंस, जो बुआई के हफ्ते में अंदर अंदर प्रयोग कर लेना चाहिए। फिर तीसरा कौन सा है? पोस्ट इमरजेंस किसको कहेंगे? जो खरपतवार हमको दिख रहा है पौधा, उसके ऊपर जो छिड़काव होगा वो सब क्या कहलाएंगे? पोस्ट इमरजेंस। अगर खड़ी फसल में हो तो चयनात्मक वाले पोस्ट इमरजेंस, और खाली खेत में खरपतवार दिख रहे हो तो अचयनात्मक वाले पोस्ट इमरजेंस। क्लियर है मामला? अब मुझे बताओ कि अचयनात्मक शाकनाशी कितने हैं? कौन कौन से हैं? पैराक्वेट, डाइक्वेट और पक्का। और संपर्क शाकनाशी कितने हैं? कौन कौन से हैं? और ग्लाइफोसेट स्थानांतरित। पक्का पक्का। अच्छा मैं तुमसे पूछूं कि चयनात्मक, या उल्टा पूछ लेता हूं, अचयनात्मक पोस्ट इमरजेंस शाकनाशी का नाम बताओ। हाँ, एक ही नाम है, कौन सा है? तीनों ही तो पोस्ट इमरजेंस में लिखे ना, पोस्ट इमरजेंस। तीनों लिखे कि नहीं लिखे? अच्छा और थोड़ा सा अपन चलते हैं। अचयनात्मक सर्वांगी, अचयनात्मक पोस्ट इमरजेंस शाकनाशी है। अब क्या आएगा? ग्लाइफो
मतलब नाम तो एक ही है पर ये तीन जगह सेट हो सकता है। ये अचयनात्मक भी है, ये पोस्ट इमरजेंस भी है और ये सर्वांगी भी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक्सट्रीम लेवल, इससे आगे वो जा ही नहीं सकता पूछने में इस वर्गीकरण में, है ना। तो पूछे निम्न में से कौन सा अचयनात्मक है, पैराक्वेट, डाइक्वेट, ग्लाइफोसेट। बाकी सब कैसे हैं? तो मान लो उसने पूछ लिया डायरेक्ट उठ के सीधे ही कि पीजेलोफॉप किस प्रकार का शाकनाशी है। चयनात्मक ही है, अचयनात्मक तो ये तीनों ही है अभी, है ना, मार्केट में। बाकी तो बहुत सारे अचयनात्मक भी है पर अब बंद कर दिए, है ना। चलो अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक चार्ट में बनवाना चाह रहा हूं तुमसे कि एक फसल है और उसमें उपयोग होने वाले शाकनाशी, है ना। ये एक ऐसी चीज है जो अपन आखिरी में पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे इसको याद ही नहीं करते हैं कभी। देखो एक फसल है हमारे पास गेहूं। गेहूं में पीई, पीई किसको कहते हैं बेटा? प्री इमरजेंस में किसका प्रयोग होता है? पेंडिमिथिलिन। और पोस्ट इमरजेंस में किसका प्रयोग होता है? दो प्रकार के, एक चौड़ी पत्ती वालों के लिए और एक संकरी पत्ती वालों के लिए। ऐसे लिख देता हूं। अब मुझे बताओ कि गेहूं में संकरी पत्ती वाला खरपतवार कौन सा है? गेहूं सा है। और चौड़ी पत्ती वाला कौन सा है? बथुआ है, हिरणखुरी, और भी बहुत सारे हैं, ढेर सारे, पर ये तीन प्रमुख खरपतवार माने गए। ठीक है। जैसे अपन बात करें छोटी पत्ती में, पहले किसका प्रयोग होता था? 2,4-D का। पर अब वो जो 2,4-D है ये ठीक से काम नहीं करता, ये तो आधा किलो डालना पड़ता है ना। कितना डालना है? 0.5 kg सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर। तो अब हम डालते हैं मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल। क्या डालते हैं? मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल। और ये कितना डलता है? 4 ग्राम ही डलता है ना। कितना डलता है? 2 से 4 ग्राम। फिर सकरी पत्ती वालों के लिए पहले किसका प्रयोग करते थे? आइसोप्रोट्यूरॉन। 35 से 40 दिन में प्रयोग करते हैं सारे, है ना। ये डलता है 3 पाव, 750 ग्राम। अब मलिक नाम के वैज्ञानिक ने हिसार हरियाणा में देखा है कि ये जो पेलेरिस माइनर है गेहूं सा, ये आइसोप्रोट्यूरॉन से अब पूरी तरह नष्ट नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं शाकनाशी प्रतिरोध। क्या कहते हैं? तो विश्व का पहला खरपतवार जिसने शाकनाशी प्रतिरोध दर्शाया कि डाल ले रसायन नहीं मरूंग जा, वो कौन सा है? अब दिखने में तो कमजोर सा पौधा दिखाई देता है पर गुण देखो इसके, है ना। तो ये प्रश्न आता है कि विश्व का पहला शाकनाशी प्रतिरोधी खरपतवार कौन सा है? पेलेरिस माइनर। और इस घटना को किसने देखा? मालिक नहीं देखा, मालिक सबको देखता ऊपर से, है ना। तो मलिक नाम के वैज्ञानिक ने हिसार हरियाणा में 1938 में देखा कि गेहूं साहब आइसोप्रोट्यूरॉन से भी नहीं मर रहा है। तो फिर उन्होंने सल्फोसल्फ्यूरॉन का प्रयोग करना शुरू किया। अब सल्फोसल्फ्यूरॉन कितना डलता है? 20 से 40 भी लिखा रहता है और 33 भी लिखा रहता है। कितना लिखा रहता है? 20 से 40 भी लिखा रहता है ना। कुछ जगह 33 लिखा रहता है, कुछ जगह 35 से 40 लिखा रहता है। तो 20 से 40 अच्छी रेंज है, बड़ी वाली, ये याद कर लेना। और छोटी वाली रेंज में क्या याद करोगे? 33 ग्राम्स। ठीक है। अब इसको अगर इस तरीके से याद करेंगे कि गेहूं में पीओ, ये 4 स्टेप है, अगर ऐसे याद करने जाएंगे तो कभी याद होगा ही नहीं, है ना। फिर कैसे याद करना है? तो इसको याद करने के एक तरीका है। जैसे गेहूं में ये हो गया, धान में किसका प्रयोग होता है बेटा? ब्यूटाक्लोर का, है ना। भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? और धान में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है? ब्यूटाक्लोर का होता है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला शाकनाशी कौन सा है? क्योंकि धान ही सबसे ज्यादा और ब्यूटाक्लोर ही सबसे ज्यादा यही हो गया। फिर क्या बचा अपने पास? मक्का। मक्का में 3 खरपतवार नाशी प्रयोग होते हैं। एक होता है एलाक्लोर, एक होता है सिमाजिन,
और एक होता है एट्राज। ये एट्राजिन सिर्फ मक्का में ही प्रयोग नहीं होता है, ये ज्वार बाजरा गन्ना में भी प्रयोग होता है। किस में होता है? ज्वार बाजरा और गन्ना, चार जगह हो गया एट्राज। ठीक है, तो यहां पर हो गए गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। अच्छा, जो गेहूं में प्रयोग होता है ना, वही जौ में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं बेटा? गेहूं और जौ की फसल लगभग एक जैसी फिनोटिपिकली, है ना, इसलिए। चलो, अब क्या बचा अपने पास? दलहनी फसल और तिलहनी फसल। तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि पीपीआई में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे दलहनी तिलहनी फसलों में? फ्लूक्लोरेलिन। और पीई में किसका प्रयोग करते हैं? पेंडिमिथिल। अभी वर्तमान में क्विजेलोफॉफ और क्लोडिनोफॉफ प्रयोग हो रहे हैं। कौन से हो रहे हैं बेटा? तो अपने को याद करने में अपनी दिक्कत क्या? अपन फसल भी रटते हैं और खरपतवार नाशी भी रटते हैं। अरे फसल तो अपने को याद है ना, नहीं याद है? कितनी अनाज वाली फसलें हैं? बस आंख बंद करके बैठ जाओ। पहली कौन सी? गेहूं। गेहूं में छोटी पत्ती के लिए 2,4-D, फिर उसके बाद मेडसल। जब तक किताब नहीं देखोगे तब तक नींद आएगी ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं, पढ़ने वाले आदमी की नींद उड़ जाती है, सोते सोते वापस उठ जाता है। अरे एक कौन सा उदाहरण रह गया, फिर सो जाता। मतलब उसको सुलाना पड़ता है। कई बच्चे आते हैं, सर गोली दिलवा दो नींद की, तब जाके वो पढ़ाई में डूब रहे। यहाँ तो बेटे बैठे, या मेरी छाती बैठ के पहली लाइन में सो जाए आदमी। चलो, अब दलहनी फसलें भी हो गई और तिलहनी फसलें भी हो गई। अरे लिखना है, मुझे पता है, रुक जाओ थोड़ा सब्र ले लो, खत्म तो करने दो। फिर क्या बच गया अपने पास? कपास। कपास में किसका प्रयोग होता है बेटा? डायूरोन का प्रयोग। फिर बच गया आलू और बरसीम, ऑक्सीफ्लोरोफेन। अच्छा, कुछ फसलों में 5% अंकुरण से पहले पेराक्वेट का प्रयोग भी करते हैं। रेजका और आलू में किसका कर लेते हैं? पेराक्वेट का, है ना। 5% अंकुरण से पहले पेराक्वेट डाल देते कि जो अंकुरणशील है वही निपटा देते। अब क्या बच गया? एक सोयाबीन, और सोयाबीन के साथ मूंग, है ना, मेट्रीब्यूजिन और एमेजाथाइपर। एमेजाथाइपर का नाम क्या है? एमेजाथाइपर ही। ये हो गए खत्म, सारी फसलें निपट गई। देखो, तो ये फसल शाकनाशी, फसल शाकनाशी, फसल शाकनाशी, इतना जब याद हो जाए ना, फिर अगले स्टेप में फसल शाकनाशी और 2,4-D की मात्रा। अगली तीसरी स्टेप में फिर मात्रा भी याद करने लग जाओ। फिर जब मात्रा याद हो जाए तो समय याद कर लोगे कितने दिन बाद, है ना। पर पहली स्टेप तो क्या है, और इसके बाहर कभी आज तक गया ही नहीं, है ना। क्योंकि मात्रा निर्भर करती है फसल कितनी बड़ी है और खरपतवारों की जनसंख्या कितनी है, इसलिए मात्रा बहुत कम पूछी जाती। जिसकी पूछी जाती है उसकी लिखो। उन्होंने पूरा ही उतार रखा है चार्ट। तो ये अपनी कोचिंग का नोट्स है रॉयल का। वेरी गुड। कौन से सर का है? भवानी सर का है? अच्छा, वो भी यही पढ़ाते हैं। उसने लिख रखा है, डबल से नहीं लिख रहा वो। क्या लिख रहा है? ऐड कर रहा है, नई चीजें कुछ आ रही? नहीं आ भी रही कि नहीं आ रही? कुछ कुछ आ रही। हाँ, नहीं तो क्या देखे, दिखा देखे कितना लिखवा दिया। कौन सी बैच का है ये? पिछले साल का है।
ये पूरा एग्रोनॉमी है। हाँ भाई। हाँ बेटा, बंद हो गया था। ये उपयोग तो 12 ही लिखे इसमें तुमने। तो और लिखो ना भाई, फिर अगर आ गया मान लो तो। हाँ हाँ, लिख लिया बेटा। क्या हो गया? क्विजेलोफॉफ और क्लोडिनोफॉफ। क्विजेलोफॉफ और क्लोडिनोफॉफ। क्विजेलोफॉफ और क्लेडिनोफॉफ। तो इसमें वैज्ञानिक नाम तो 8 ही लिखे तुमने। ज्यादा लिखना है ना, पूरे 25 लिखना है इसमें से। ये कॉपी काम नहीं आएगी फिर। 8 में से कैसे आ सकते हैं बता मुझे। 20-25 नाम तो याद करो कम से। चलो कर दो आगे। देख, ज्यादा समय 1 घंटे बैठा रहता है तो कुछ भी नहीं लिखता, जबकि मैंने कह रखा है जिसके पास पहले से लिखा वो भी लिखो, भले रफ कॉपी में लिखो। ये लिखने से भी याद होते हैं। बाकी तेरी इच्छा, देख तू ज्यादा समझदार है ना। तो अगर यहाँ कॉपी बना के लिखेगा भी ना तो भी याद होंगे। है। हाँ, नहीं लिखना है अपने को, कोई भी चैप्टर पूरा लिखने से याद हो जाता। चलो चले आगे चले। ये लो।
बहुत धीरे लिखते हैं रे। चलो चले आगे। नौजवानों, कौन कौन बच गया हाथ ऊंचा करो देखें। नहीं चल रहे हो तुम आगे। चलो लिखो। अब अपना बचा है जैविक नियंत्रण, है ना। विषाक्तता ट्रायंगल, शाकनाशियों का वर्गीकरण, शाकनाशियों का निरूपण। मतलब 2 लेक्चर कम से कम, मतलब 2 दिन कम से कम और लगे। कितने दिन हुए अभी अपने को? चौथा दिन है आज। हाँ, चौथा लेक्चर है ना, मतलब 8 घंटे हो गए। 12 घंटे में हो जाए। यस। रिच का और आलू वाला समझा दू यूं। देख, पैराक्वेट जो भी उसके संपर्क में आता है उसको मार देता है ना। तो क्या करते हैं कि जब रिजके और आलू बुआई करते हैं तो उसमें खरपतवार एकदम से वृद्धि करते हैं। तो जब तक आलू का 5% अंकुरण होता है, 5% का मतलब बाकी 95% अभी अंकुरित नहीं हुए, तब तक बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं। तो एक बार पैराक्वाट डाल देते हैं खेत में, तो जो भी होता है खेत में वो 5% तो आलू भी निपट जाता है और बाकी का खरपतवार भी निपट जाता है। पर 95% आलू बाद में उगता है। 5% अंकुरण के पहले इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे। थोड़े जोश में रहो यार, तुम्हारे एग्जाम पास में आ रही, तुम बिल्कुल ऐसे। हाँ, चले आगे। पक्का पक्का। वेरी गुड। अब ये हो गया अपना रासायनिक नियंत्रण। अब अपन पढ़ेंगे जैविक नियंत्रण। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? अब जैविक नियंत्रण में अपने को कुछ चीजों का ध्यान रखना। पहला तो ये ध्यान रखना है कि इसके जितने भी नाम है वो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है ना। जैसे कोई कीट है तो उसका भी वैज्ञानिक नाम प्रयोग होता है, जो रोग कारक फफूंद है उसका भी वैज्ञानिक नाम प्रयोग होता है। तो इसके कारण इसको 2 तरह से पढ़ना। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना है, एक फिर जो बची वो भी पढ़ लेना है। तो अपने को इस चीज में ध्यान रखना है कि जब भी किसी जीव का प्रयोग किया जाए, किसका प्रयोग किया जाए बेटा? अब ये जीव कोई पशु पक्षी भी हो सकता है, मछलियां भी होती है, जैसे कॉमन कार्प कार्प मछलियां जो है धान में खरपतवार नियंत्रण का, जैसे बतख कपास के खेत में खरपतवार नियंत्रण का काम। तो जब भी कोई पशु पक्षी सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ या किसी कीट का प्रयोग खरपतवारों के नियंत्रण में किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? जैविक नियंत्रण। और जैविक नियंत्रण में प्रयोग होने वाले सभी जीव क्या कहलाते हैं? बायो एजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? हाँ, अभी आज अपन इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, नहीं तो तुम लिख नहीं पाओगे। तो एक तो जैविक नियंत्रण हेडिंग डाल लो। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल, है ना। लिखो, जब किसी जीव या सूक्ष्म जीव, जब किसी जीव या सूक्ष्म जीव, वो भी जीव ये भी का प्रयोग खरपतवारों के नियंत्रण में किया जाता है। जब किसी जीव या सूक्ष्म जीव का प्रयोग खरपतवारों के नियंत्रण में किया जाता है तब इसे जैविक नियंत्रण कहते हैं।
चले आगे बेटा, चलो।